नमस्कार, आप सभी के साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आज हम बात करेंगे भारत में रेलवे सुरक्षा की, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से लगभग हर दूसरे दिन हमें खबरें आ रही हैं, कहीं फ्रेट्स ट्रेन, कहीं गुड्स ट्रेन के डीरेल हो जाने की, कहीं पैसेंजर ट्रेन पलट जा रहे हैं। बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें 219 लोगों की जान चली गई थी। और अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो कम से कम एवरेज 43 एक्सीडेंट्स हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं जो बड़ी स्केल पर हुई हैं। 97% जो रेलवे की नेटवर्क सिस्टम है, कहा जाता है कि उसमें एंटी कोलिजन सिस्टम लैकिंग है। इन मुद्दों पर बात करने के लिए आलोक वर्मा जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व चीफ इंजीनियर रह चुके हैं, भारतीय रेलवे में 2016 तक जुड़े हुए थे और काफ़ी क्रिटिकल कमेंट्स इनकी हमेशा पब्लिश होती हैं अखबारों में भी। आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर कुछ स्पेसिफिक सवालों से मैं ही शुरुआत कर सकूं, इस वक्त आप हाल में कह रहे थे कि इंडियन रेलवेज की जो सुरक्षा है, सरकार दावे कह रही है कि एक्सीडेंट्स घटे हैं, कम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन दरअसल इस वक्त सुरक्षा की स्थिति एक तरीके से डिक्लाइन पर है। क्या है हकीकत सरकार के दावों के बीच में और सच्चाई? देखिए, पिछले 25 सालों में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इनपुट रेलवे में गया है। नॉट ओनली इंडिया, मतलब बाहर वर्ल्ड ओवर सब जगह टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी इम्प्रूव होनी चाहिए। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं हो रहा है। जो गवर्नमेंट डेटा देती है उसमें लेवल क्रॉसिंग के एक्सीडेंट्स भी जुड़े होते हैं, और जो इम्प्रूवमेंट हमारा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स का कम होना, डेथ्स का कम होना, वो बेसिकली हुआ है क्योंकि जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स थी, जहाँ पे बहुत से दुर्घटनाएं होती थी कि कोई टेम्पो वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई बस वाला ट्रेन से भिड़ गया संपार पे, तो उसमें बहुत डेथ हो जाती हैं। ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे बस भिड़ गई ट्रेन से और 50 से 60 लोगों की डेथ हो गई। तो वो चीज़ें अब करीब करीब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट लेवल क्रॉसिंग्स हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, उन सबको सिक्योर कर दिया गया। वहाँ पे अब मैनिंग हो गई है, लिफ्टिंग बैरियर्स लगा दिए गए हैं। तो जो हमारा इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ता है वो बेसिकली हुआ है क्योंकि लेवल क्रॉसिंग्स के एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं, जिससे रोड यूज़र्स की डेथ्स कम हो रही हैं, जो कि हमारे फिगर में, रेलवे की फिगर में आता है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इनफैक्ट आप देखिए तो 2016 से 5 बहुत बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। बालासोर का तो आपको मालूम ही है, जिसमें करीब करीब आई थिंक 295 297 लोग मर गए थे। और अभी आपका कंचनजंगा का हुआ है, और फिर अभी ये एक और एक्सीडेंट हो गया है। तो 2017 में हुआ, 2000 जिसमें 23 लोग मर गए। यहीं आपका खतौली में हुआ था कालिंगा एक्सप्रेस का। फिर एक हुआ था पंजाब में, जिसमें कि करीब 50-60 लोग रन ओवर हो गए थे अमृतसर के पास। तो ऐसे बड़े बड़े हादसे पिछले 10 सालों में हो रहे हैं। डेटा बता रहे हैं कि 2015 से 2022 के बीच में एवरेज 56 पैसेंजर्स की मौत हुई है इंडिया में रेल एक्सीडेंट्स में। या तो ये फिगर अगर आप देखें तो बहुत हाई है, क्योंकि आप जो भी मेजर रेलवे सिस्टम्स हैं, जो कि अच्छे रेलवे सिस्टम है, जहाँ पे रेल ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो वहाँ पे ट्रेनों का एक्सीडेंट होना रेयर चीज़ है। ये नहीं कि हर साल एक एक्सीडेंट हो रहा है जिसमें मौतें हो रही हैं, ये रेयर चीज़ है। जैसे आप अगर यूरोप में देखें तो मुझे याद है कि एक हाई स्पीड ट्रेन का जर्मनी में एक्सीडेंट हुआ था, एक चाइना में एक्सीडेंट हुआ था। अदरवाइज़ ऐसे एक्सीडेंट जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाए, ऐसे एक्सीडेंट अब रेल ट्रांसपोर्टेशन बहुत सेफ़ हो गया है। लेकिन हाँ, इंडिया में ये एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं, और मैं उसका बताऊँ आपको, जो अंडरलाइंग रीज़न है वो ये है कि रेलवे का डिक्लाइन। और वो डिक्लाइन इसलिए क्योंकि हमारी जो लाइन कैपेसिटी है नेटवर्क की, वो नहीं बढ़ रही है। अब आप देखिए, सीधा कंपेयर कर लीजिए इंडिया और चाइना, क्योंकि दोनों कंट्री बड़े हैं, दोनों कंट्री की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और ये आइडियली सूटेड हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो 1995 से अगर आप कंपेयर करें आज तक, तो उन्होंने अपना नेटवर्क में करीब आई थिंक
इंडिया ने करीब 4000 किलोमीटर ऐड किया हुआ है। उसमें बेसिकली 2500 किलोमीटर तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो सिर्फ फ्रेट का ट्रैफिक कैरी करता है, जो पैसेंजर ट्रैफिक को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। तो जहां हमने इस 1995 से हमने करीब 5000 किलोमीटर ट्रैक ऐड किया है, उन्होंने 19 गुना किया है। 19 गुना ज़्यादा? हाँ, करीब 90,000 किलोमीटर। हमने 5000 किलोमीटर ऐड किया है, उन्होंने 90,000 किलोमीटर ऐड किया हुआ है। और आप देखिए हमारे यहाँ डिमांड बढ़ती आ रही, क्योंकि लोग इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे लोगों को ऐसे लोग 5% ही हैं जो कि बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं। दूर जाना है तो बाय एयर ही जाना होगा, आप बाय रोड तो नहीं जा सकते। आपको अगर बॉम्बे जाना है, चाहे एक्सप्रेस वे भी बन जाए, आपको ट्रेन से जाना, आपको एयर से आना पड़ेगा और नहीं तो ट्रेन से। और आपको बता दें कि एयर ट्रैवल जो लोग कर रहे हैं, आप जानते हैं कि टिकट्स दिनों दिन कितने महंगे होते हैं, उनके कंपैरिजन में रेलवेज फिर भी कितने सस्ते हैं। और तो और अगर एयर टिकट आप लास्ट मिनट पर अगर आप कैंसिल भी करते हैं, शायद 5000 की एयर टिकट में 900 रुपये आपके हाथों में आते हों। रेलवे में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो आप कह रहे हैं, जो 5000 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर की लाइन्स बनी भी हैं, उसमें जो एक और पॉइंट आप बार बार हाईलाइट कर रहे हैं सर, कि ब्रॉड गेज की नई लाइनें नहीं बन रही हैं, वो थोड़ा सरल भाषा में समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, एक जो बहुत मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा गलत काम किया है रेलवे बोर्ड ने, कि जो ये अब हाई स्पीड ट्रेनों की बात हो रही है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पे काम शुरू हो गया है। कितने ही प्लान इन्होंने बनाए हुए हैं और बुलेट ट्रेन बनाने के। और जो स्लोअर बुलेट ट्रेन होती हैं, जिसको हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहते हैं, 200 से 250 किलोमीटर पर आवर पे चलती हैं, उसको भी, जैसे केरला में एक लाइन बनाने का प्लान था, केरला सिल्वर लाइन कहते थे उसको भी स्टैंडर्ड गेज में बनाना है। तो ये एक बहुत गलत पॉलिसी डिसीजन है, जो बहुत ही आर्बिट्रेरी वे में लिया गया है। देखिए, ये एक ऐसा, आप क्या कर रहे हैं, जब आप एक स्टैंडर्ड गेज की लाइनें बना रहे हैं नई वाली, और आपका पूरा नेटवर्क जो है ब्रॉड गेज का है, तो उसमें इंटर कनेक्शन नहीं होता। वो लाइनें अलग होंगी, ये लाइनें अलग होंगी, उनके स्टेशन वहाँ होंगे, इनके स्टेशन दूर होंगे। आप एक तरह से दो सेपरेट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, विच इज़ नेवर डिज़ायरेबल, जो कभी नहीं करना चाहिए अनलेस कि कोई कंपल्सन हो। इंडिया के पास कोई कंपल्सन नहीं है। जापान के पास था, क्योंकि जापान के पास नैरो गेज था। नैरो गेज पे आप 150-175 के ऊपर नहीं जा सकते, तो उन्होंने स्टैंडर्ड गेज को अडॉप्ट किया। दूसरा एग्जाम्पल है स्पेन का। स्पेन ने इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि स्पेन के अलावा बाकी सब जो रेलवेज़ हैं वो स्टैंडर्ड गेज पे हैं, उनका ब्रॉड गेज पे था। और अब जो है, आप जानती हैं कि यूरोप में यूनिफिकेशन हो रहा है, यूरोपियन यूनियन बन गया है, और वो लोग पूरे जो रेलवे सिस्टम है उसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अब स्टैंडर्ड गेज को अडॉप्ट किया है। अदरवाइज़ कोई भी कंट्री दूसरे गेज का एक पैरेलल नेटवर्क, सेपरेट नेटवर्क नहीं बनाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही है, बहुत गलत डिसीजन है ये। इनको तुरंत रिवर्स करना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा अभी लोग रुक भी गए हैं, क्योंकि अब नई बुलेट ट्रेन की बात नहीं हो रही है, फ़िलहाल तो नहीं हो रही है। वो केरला सिल्वर लाइन को इन्होंने स्क्रैप कर दिया, फ़िलहाल तो उसको बैक बर्नर पे रख दिया है, शायद वो अब नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये गलत डिसीजन हुआ है। हमें अपने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क पे, जो कि वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट नेटवर्क है, उस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी तो स्टैंडर्ड गेज अब आप आज बनाना शुरू कर रहे हैं, आप इसको बनाएंगे भी तो उसको 25 साल 30 साल लग जाएंगे आपको ऑल इंडिया नेटवर्क क्रिएट करने में, और इस बीच में तो ब्रॉड गेज नेटवर्क की हालत और भी खराब हो जो एग्जिस्टिंग हमारे नेटवर्क है उस पर आप नई ट्रेनें लाद रहे हैं। हाँ। आप तैयार कर रहे हैं पैरेलल नेटवर्क दूसरे वक्त के लिए, तो आप कैपेसिटी जो है उसका भी ओवरलोड कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली वर्किंग ऑन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क। ये सही है आकलन? ये भी है, और दूसरी बात ये भी है कि टेक्निकली भी स्टैंडर्ड गेज इंडिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया में एलुवियल सॉइल है, मोस्टली फ्लैट टेरेन है, एलुवियल सॉइल है। वहाँ के लिए ब्रॉड गेज जो विच इज़ अबाउट 20% वाइडर दैन स्टैंडर्ड गेज, वो इंडिया के लिए सूटेबल है। और शायद इसीलिए ब्रिटिशर्स के, जब इंडिया गवर्नमेंट थी, तो उन लोगों ने, जबकि इंग्लैंड में आपको मालूम है स्टैंडर्ड गेज है, उन्होंने इंडिया में ब्रॉड गेज इसीलिए अडॉप्ट किया क्योंकि यहाँ पे मॉनसून्स का बड़ा इफेक्ट होता है, फ्लड्स होते हैं, ग्राउंड सॉफ्ट हो जाता है, फ्लड्स में डिरेलमेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं।
तो उन्होंने ब्रॉड गेज चूज़ किया इंडिया के लिए। तो इंडिया ब्रॉड गेज इंडिया के लिए बिल्कुल आइडियल गेज है। स्टैंडर्ड गेज बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे कॉस्ट करीब करीब दुगनी हो जाती है। अगर यही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अगर आप ब्रॉड गेज में बनाएं तो उसकी कॉस्ट आधी हो जाएगी। इस मसले को संसद में भी उठाया जाता रहा है और हमने हाल में देखा था कि तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी संसद में कहा कि सरकार ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है कॉस्टली बिग टिकट प्रोजेक्ट्स को, ना कि पैसेंजर सेफ्टी को। और कवच ट्रेन का मुद्दा भी उठाया था कि कवच जो सिस्टम होनी चाहिए सारे रूट्स पर इंस्टॉल होनी चाहिए, वो भी जिस गति से चल रही है उसको 50 साल और लग जाएंगे। आलोक जी, ये कवच कितना इफेक्टिव सिस्टम है और इसको किस गति में इस वक्त हमें आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है कि आजकल सब कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन कवच जो सिस्टम है एक तरह का सिग्नलिंग का इम्प्रूवमेंट है और इससे ज़्यादातर कोलिजन्स, नॉट एवरी टाइप ऑफ कोलिजन, ज़्यादातर कोलिजन ट्रेन के जो कोलिजन्स होते हैं वो उससे रुक जाएंगे। लेकिन जैसे बालासोर वाला 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, उस जिसमें साइड कोलिजन हुआ, बहुत एब्रप्ट कोलिजन हुआ, उस तरह के कोलिजन कवच नहीं रोक पाएगा। और कवच सिस्टम भी तो अपने आप फेल हो सकता है, जिसकी वजह से जैसे सिग्नल सिस्टम फेल होते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, तो कवच सिस्टम फेल होगा तो आपके एक्सीडेंट होंगे। तो मैं आपको मैं इस बात पे सबका ध्यान लाना चाहूँगा कि जो बात मैंने पहले भी कही कि हमें अपना नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। चाइना ने 19 गुना हमसे ज़्यादा ट्रैक ऐड किया है 1995 से। हमने दिस इज़ ए लॉट, 18 गुना। हमने 5,000, उन्होंने 90,000 ऐड कर दिया है। तो अभी जो CAG की रिपोर्ट आई थी डिरेलमेंट्स के ऊपर, वो एक 2022 वाली, वो एक आई ओपनर था, लेकिन समहाउ उसको किसी ने केयरफुली, ना मीडिया में किसी ने पढ़ा, ना बहुत कम लोगों ने उसको सीरियसली पढ़ा। वो रिपोर्ट इस बात को बहुत डिटेल में बताती है कि जो हमारा ब्रॉड गेज नेटवर्क है वो एक हाई रिस्क सिस्टम बन गया है और उसका रीज़न यही है कि हम जितनी वो ट्रेनें चल सकती हैं उससे कहीं ज़्यादा ट्रेनें चला रहे हैं। रेलवे बोर्ड भी ये कबूल करता है कि हम जो है कई रूट्स पे 25% ज़्यादा ट्रेनें चला रहे हैं। तो जब आप ट्रेनें ज़्यादा चलाएंगे तो आपको मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इंस्पेक्शंस के लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको ट्रेनें रोकनी पड़ती हैं। हर तरह का मेंटेनेंस काम चलती ट्रेन के नीचे नहीं हो सकता है ट्रैक पे या सिग्नलिंग पे, तो आपको ट्रैफिक रोकना पड़ता है 2 घंटे 3 घंटे के लिए। तो अभी क्या हो रहा है, जो कि CAG रिपोर्ट ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मेंटेनेंस बहुत बैकलॉग में है। और हमारा जो उसका रिज़ल्ट ये है कि जो हमारा एसेट फेल्योर है, उसमें आप लिख लीजिए सिग्नल फेल्योर ले लीजिए, रेल फेल्योर ले लीजिए, कोच रोलिंग स्टॉक का फेल्योर ले लीजिए, कोई उसका कंपोनेंट टूट के गिर गया, उसका व्हील टूट गया, एक्सल टूट गया, इस तरह के जो हादसे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बल्कि रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि कंसिस्टेंटली हमारे यहाँ सिग्नलिंग फेल्योर 1 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं हर साल। ये सिग्नलिंग फेलियर जो है, क्या ये तकनीक की वजह से हो रहा है? क्योंकि अभी इंडिया टुडे की हम एक रिपोर्ट देख रही थी और जिसमें उन्होंने साइट किया है आंकड़ा ये कहते हुए कि कम से कम 53% जो रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले जो हम कुछ सालों की बात कर रहे हैं, वो दरअसल एरर्स कमिटेड बाय स्टाफ हैं, while 4% आर attributed टू collisions। और ये इंडिया टुडे की ओसिंट टीम के डेटा है। और दूसरी बात, इस बात को भी दिखा रहे हैं कि RTI रिस्पॉन्स आई थी इस साल जिसमें कहा गया था कि कम से कम 1.5 लाख पोजीशंस जो सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं वो अभी भी रेलवेज में वेकेंट हैं। देखिए, ये सब भी कॉजेज़ हैं। मैंने आपसे कहा मेन कॉज ये है कि हमारा जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है, उसको हमने एक्सपेंड नहीं किया। हमें उसकी ट्रेनों की स्पीड बढ़ानी चाहिए जिससे कि लोगों को जर्नी टाइम, आज आप दिल्ली से आप चेन्नई जाइए तो आपको फास्टेस्ट ट्रेन से भी जाएंगे तो आपकी 2 रातें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। आप त्रिवेंद्रम जाइए तो आपका पूरा 2 दिन चला जाएगा, 48 आवर्स से ज़्यादा चला जाएगा। हमें स्पीड भी बढ़ानी है, हमें सेफ्टी भी इम्प्रूव करनी है, उसके लिए हमें नई लाइनें ऐड करनी पड़ेंगी और एग्जिस्टिंग ट्रैक को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन रेलवे बोर्ड ऐसा नहीं कर रहा है। अब उन्होंने क्या नया काम शुरू कर दिया है, वो कहीं पे 2 ट्रैक होते हैं उसमें तीसरा ट्रैक ऐड कर दिया। लेकिन ये एक फैक्ट है कि आप तीसरा ट्रैक ऐड करेंगे, उसकी कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आपको
ज़्यादा से ज़्यादा 10% कैपेसिटी इंक्रीज मिलेगा। सर लेकिन क्या ये मजबूरी भी है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग 2 लाइनें जैसा आप खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ट्रेनें चल रही हैं, फंक्शनल है, अब उसके बीच में आप उसकी अपग्रेडेशन एडिशन का काम कैसे करेंगे? तो इसीलिए पैरेलल ट्रैक बनाना ज़रूरी है। देखिए ऐसा है, इसमें जो होना चाहिए वो ये है कि हमें नई लाइनें, जैसे अब आप देखिए नया एक्सप्रेस वे बन रहा है दिल्ली और मुंबई के बीच में, मुंबई नागपुर, कई हमारे नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जहां ऑलरेडी 2, जैसे यहाँ दिल्ली से मुंबई तक 3 मेजर हाईवेज हैं अभी, नेशनल हाईवेज। अब हम एक नया एक्सप्रेस वे भी बना रहे हैं। तो हम जो हमारी जैसे लाइनें हैं दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से हावड़ा, ये सब जो जिसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और डायगोनल्स कहते हैं, उस पर इतना ट्रैफिक है कि हमको वहाँ पे नई लाइनें बनानी चाहिए और नई ब्रॉड गेज बनानी चाहिए, नई ब्रॉड गेज लाइन बनानी चाहिए। तो मैंने बल्कि एक अच्छा एक स्टडी करके निकाला है कि अगर हम 10,000 किलोमीटर की नई लाइनें बनाएं और 15,000 किलोमीटर का ट्रैक पैरेलल में दोनों काम साथ चलें, उसको हम अपग्रेड भी कर दें, उसकी स्पीड बढ़ा दें, तो करीब 8 से 9 लाख करोड़ में आप पूरे इंडियन सिस्टम को नेक्स्ट 25 to 50 ईयर्स के लिए उसको बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। तो ये अगर नहीं हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या? क्या फंड्स की कमी है, पॉलिटिकल विलिंगनेस की कमी है? मैं 9 लाख की बात कर रहा हूँ 9 लाख पूरे इंडियन रेलवे के लिए। और इंडिया कितना स्पेंड कर रही है 400-500 किलोमीटर की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लाइन में, करीब अब उसकी कॉस्ट बढ़ के लोग कह रहे हैं कि 2.25 लाख करोड़ हो गई है। अब आप 2.25 लाख करोड़ में 500 किलोमीटर ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 8 करोड़ रुपए में नई लाइनें बनाएं ब्रॉड गेज की और अपग्रेड करें, तो आप 25,000 किलोमीटर ट्रैक को अच्छा बना सकते हैं ऑन जस्ट 9 लाख करोड़। तो क्या ये मतलब गलत प्रायोरिटीज का मसला है कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाले काम कर रहे हैं हम? मैं कहूँगा कि ये लोग थोड़ा ज़्यादा विजिबिलिटी पे और पब्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जल्दी से हम जापान से स्टैंडर्ड गेज की ट्रेन लाके इंडिया में चला देंगे तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। चुनावों के पहले बहुत सारे वंदे भारत को हरी झंडी दिखा देंगे तो ऑप्टिक्स बन जाएगा। देखिए पॉलिटिक्स तो एक अलग इशू है, अब उसको हम अगर पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी दूर रखें तो एक हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन भी तो है ना, हमारा एक सिस्टम है, रेलवे बोर्ड है, इंडियन रेलवे है, तो ये लोगों को बड़ा इम्प्रेस करने में रहता है ना कि देखिए हम वंदे भारत चला रहे हैं ट्रेनें, है वो देखने में भी बुलेट ट्रेन लगती है, लेकिन आपको ये मालूम है कि उसकी रफ्तार और हमारी जो शताब्दी ट्रेनों की रफ्तार है वो तो बराबरी है, दोनों 160 पे चल सकती हैं। तो क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? आपने बेसिकली कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट कर दिया। ऑफ कोर्स आपने कंफर्ट को इम्प्रूव किया है, लेकिन आपने उससे पब्लिसिटी बहुत एक्वायर कर ली। आपने लोगों को लगा कि भाई तो हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, जबकि वो ट्रेन उतनी ही स्पीड पे चल सकती है जितनी आपकी शताब्दी चल सकती हैं, प्रेजेंट ब्रॉड गेज की ट्रेनें। अब आप जो है जल्दी से स्टैंडर्ड गेज की ट्रेनें, वहाँ की जापान की बनी हुई ट्रेनें और वहाँ की बनी हुई रेलें और ट्रैक लाके जल्दी आप, लेकिन वो भी आप जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप एक बुलेट ट्रेन बना दें तो आप कहेंगे तो हम तो वर्ल्ड क्लास हो गए। तो ये सब दिखावे की चीज़ें हैं, इनसे कोई रेलवे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है लॉन्ग टर्म में, बल्कि बहुत नुकसान हो जाएगा। और वो नुकसान इसलिए होगा क्योंकि आपका जो मेन नेटवर्क है, आपका जो वास्ट इंडियन रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क है, उसको आप पिछले 15 सालों से पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी बारी जब विकास के मुद्दों पर बहस होती है, छिड़ती है, तो यही कहा जाता है कि भाई एक तरफ सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, एक तरफ ग्रोथ के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को भी आप ना रोकें, प्रेजेंट को भी देखें। तो क्या इंडिया के पास ये कैपेसिटी है कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ब्रॉड गेज भी बढ़ाए और साथ साथ जो है आप नए हाई स्पीड ट्रेन को भी आप लाते रहें, नई ब्रॉड गेज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मतलब मैं आपको दर्शकों को एक चीज़ और बता दूं कि हमने करीब 25 साल पहले 2000 में हमने ऐसी ट्रेनें LHP जो हमारी, जिसको हम शताब्दी ट्रेन कहते हैं, इनका जो लोकोमोटिव और जो ट्रेन फॉर्मेशन है, इसको हम 200 किलोमीटर के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास 20 साल से है, लेकिन हमने उसका कोई यूज़ नहीं किया और हम चले गए स्टैंडर्ड गेज के ऊपर। तो ये सिर्फ जो है मैं कहूँगा एक तरह का क्विक फिक्स है
एक तरह का अटेंशन ग्रैबिंग और पब्लिसिटी का तरीका है। बुलेट ट्रेन आपको अगर बनानी है, मैं बुलेट ट्रेन के अगेंस्ट नहीं हूँ। बुलेट ट्रेन आप बनाइए, लेकिन उसको आपको ब्रॉड गेज पे बनाना चाहिए, जिससे कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क से वो इंटीग्रेटेड हो। राइट। क्योंकि उस बुलेट ट्रेन की लाइन पे हमारी 200 जो थोड़ी स्लोअर ट्रेनें हैं, जैसे 200 किलोमीटर की ट्रेनें होंगी, वो भी उस पर चलेंगी। लेकिन अभी क्या होगा, आपने स्टैंडर्ड गेज पे बना दिया तो उस पर ना तो कोई कनेक्टिविटी होगी। दिल्ली से मुंबई आपको मुंबई से अहमदाबाद जाना है, अगर आपको पुणे जाना हो तो आपको दूसरे स्टेशन पे जा कर के ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। और इधर आपको कहीं उदयपुर वगैरह जाना है या इंदौर जाना है तो फिर आपको ट्रेन बदलनी पड़ेगी, दूसरे स्टेशन पे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही निगेटिव चीज़ है। ये जो बुलेट ट्रेन लाइन है, इट इज़ डूम टू फेल्योर। मतलब इसे हम क्लियरली कह सकते हैं, इट इज़ डूम टू फेल्योर। इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा, और उससे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमने अपने नेटवर्क को इग्नोर कर दिया है। आखिरी सवाल जानना चाहूँगी सर, मुझे पता है कि आप राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप इंजीनियर रहे हैं। एक ज़माना था भारत की राजनीति में जब रेल हादसे होने के बाद रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। वो ज़माना तो रहा नहीं। आज एक टेक्नोक्रेट हैं रेल मंत्री के तौर पर, अश्विनी वैष्णव, और उनकी भी काफ़ी क्रिटिसिज्म होती है क्योंकि उनके प्रेजेंट टर्म में उनके पिछले टर्म और अभी के करंट टर्म में काफ़ी रेल एक्सीडेंट्स हुई हैं। क्या रेल मंत्री जब एक इस्तीफा देता है उससे कुछ असर पड़ता है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ रेलवे सेफ्टी बोर्ड या रेलवे मंत्रालय? देखिए, ये एक सिस्टमिक फेल्योर है। जैसा कि अभी मैंने न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट पढ़ी है अभी पिछले 3-4 दिनों में, कि CRS की रिपोर्ट आई है कंचनजंगा के बारे में, और CRS ने उसमें सिस्टमिक फेल्योर बताया है कि ये ड्राइवर का फेल्योर नहीं है। ड्राइवर ने गलती ज़रूर की है, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है सिस्टम ने कि लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं इशू हो रहे हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर ने गलती कर दी। तो ये एक सिस्टमिक फेल्योर है। जब जैसे ऐसे केसेस हुए हैं जब रेलवे मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया, तो इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ टेकिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ऑफ कोर्स अगर कोई रेल मंत्री रिज़ाइन करता है तो एक उसका बड़ा इफेक्ट होता है कि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो सीज्ड, और एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने की बात भी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने सिस्टम को ठीक करें। जैसे कि मैंने बताया आपसे, 1 लाख अगर सिग्नल फेलियर हो रहे हैं हर साल, और उतने ही रेल फ्रैक्चर्स और कोच फेलियर हो रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ख़राब सिचुएशन है। तो हमें अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, विच इज़ ए हैवी लिफ्टिंग वर्क। ये कोई बहुत आसान और पब्लिसिटी वाला काम नहीं है, ये आपको लगन से मेहनत से करना पड़ेगा 15 साल तक। तो नाउ इट इज़ टाइम फॉर हार्ड वर्क, हार्ड सस्टेन्ड वर्क, नो कॉस्मेटिक्स, नो पब्लिस, आई मीन डोंट गो सो मच फॉर पब्लिसिटी। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जापान से स्टैंडर्ड गेज की ट्रेन ला के चला देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको हार्ड वर्क करके अपने जो नेटवर्क है, जो इतना बड़ा नेटवर्क है, वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट नेटवर्क है, और जिसकी बड़ी लेगेसी है। मुझे लगता है कि 2000, जहाँ मैं तो रेलवे को ऑब्जर्व करता रहा हूँ, रेलवे में काम किया है मैंने, 2012 तक इंडियन रेलवे सिस्टम काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। और आप देखिए डेटा, हमारा जो ट्रैफिक ग्रोथ है वो करीब 5-6-7% हर साल हो रहा था। बहुत अच्छा नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ कि 25 साल से हमने निगलेक्ट किया है। जैसे कि चाइना ने 18 गुना ट्रैक ऐड कर दिया हमसे पिछले 25 सालों में। लेकिन ज़्यादा बड़ा फेलियर जो है, मतलब 2012 के बाद आप देख सकते हैं कि रेलवे का डेफिनेट डिक्लाइन हो रहा है। ठीक, बहुत सारी ज़रूरी बातें कही हैं आलोक वर्मा जी ने। उम्मीद यही करेंगे कि जो द पावर्स दैट बी दे पे हीट, क्योंकि जो बातें कह रहे हैं कि भाई आपको बुलेट ट्रेन लाना है, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स करने हैं, वो आप कीजिए, लेकिन उसका आधार क्या हो। इट शुडंट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग सेफ्टी, और इट शुडंट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर गेज नेटवर्क की क्रिटिकलिटी। आप किस तरह की गेज पर बनाएंगे वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स आपके कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। और लोगों की जान बचाना जो है ये निश्चित रूप से प्राथमिकता होनी चाहिए। सब्सटेंस को प्राथमिकता बनाएं, ना कि ऑप्टिक्स को और पब्लिसिटी को। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, हमें चाहिए सेफ्टी विद स्पीड जी। नॉट सेफ्टी इन आइसोलेशन इज़ नॉट एनफ, वरना रेलवे कॉम्पीट नहीं कर पाएगी, लोगों को लंबी लंबी जर्नी करनी पड़ेगी। हमें चाहिए है, जैसा कि और कंट्रीज़ ने कर लिया है, जो हमारे साथ थे 20 साल पहले, हमारे लेवल पे थे। टर्की इज़ एन एग्जाम्पल, चाइना इज़ एन एग्जाम्पल, अदर कंट्रीज़ आर ऑल्सो देयर। हमें अपनी ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ानी है,
ठीक है, उसके लिए हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें अपनी सेफ्टी को भी इम्प्रूव करना है, सेफ्टी और पंक्चुअलिटी। तो आप ट्रेनों को तेज़ करें लेकिन उन्हें सुरक्षित भी बनाएं, दोनों को साथ लेकर चलें। बहुत शुक्रिया आपका।